बताएं कि माइकल जैक्सन के साथ एग्जैक्टली क्या हुई थी चीजें, उन्होंने क्या सच में 50 से ज्यादा सर्जरीज कराई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। जो माइकल जैक्सन है उसकी 2-3 प्रॉब्लम थी। पहली तो सबसे ज़्यादा लोग उसे बोलते हैं कि उसने स्किन वाइटनिंग करवाई थी, अपनी पूरी बॉडी की स्किन वाइटनिंग की थी। दूसरा, उसने अपने आप को अपनी एथनिसिटी को चेंज करने की कोशिश की थी, मतलब कॉकेशियन की तरफ उसने एथनिसिटी चेंज की थी। नोज पे काफ़ी काम किया था, पूरी स्किन को वाइट किया था, अपने बालों के अपीयरेंस को चेंज किया था, अपनी बॉडी के अपीयरेंस को चेंज किया था। 50 सर्जरी तो कुछ ओवर स्पेकुलेशन है, ओवर सेंसेशनलाइजेशन है, मतलब कि इतना नहीं हुआ उसने किया, बट 10 से 12 सर्जरी आप क्लेम कर सकते हैं। माइकल जैक्सन ने खुद जो क्लेम किया है, दो कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हमेशा बोला है। एक तो नोज की सर्जरी से राइनोप्लास्टी कहते हैं, और उसने अपनी एक चिन में एक डिंपल क्रिएट करा था जिसे क्लेफ्ट बोलते हैं, तो वो सर्जरीज के बारे में बोला था। बट जो उसके डॉक्टर हैं, उन्होंने जब एट द टाइम ऑफ डेथ जब उसकी ऑटोप्सी हुई तो काफी स्कार और नोटिस किए गए, कान के पीछे, आईब्रो के ऊपर, नोज के अंदर, तो उसने शायद 1-2 सर्जरीज एक्स्ट्रा और कराई हो। बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनके भी पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल होते हैं कि उनकी जो रिब्स हैं वो एकदम अजीब दिख रही हैं, या पेट एकदम बहुत अंदर दिख रहा है, या थोड़ा सा अलग ही ऐसा अपीयरेंस दिखाई दे रहा है कि विच इज नॉट लुकिंग नेचुरल। तो क्या उनमें भी होता है चांसेस कि हो सकता है उन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी कराई हो? वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है जिसमें आपको वेस्ट की नैरोइंग के लिए, वेस्ट की कंटूरिंग के लिए रिब रिमूवल का यूज किया जाता है, और हमारे इंडिया में भी कुछ सेलिब्रिटीज ने वो रिब रिमूवल प्रोसीजर कराया हुआ है, जिसके कारण से आपको उनकी वेस्ट इतनी ज्यादा सेंस्ड और इतनी ज्यादा कंटूर लगती है। तो लोग जो आपके पास इस तरह की पिक्चर्स वगैरह लेकर कहते हैं, इज इट पॉसिबल कि इस सेलिब्रिटी की फोटो हम दिखा रहे हैं तो इसके जैसी होठ, नाक या चेहरा हो जाएगा हमारा? एग्जैक्टली वैसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल 100% वैसा किया नहीं जाता, बट उसके आसपास पॉसिबल होता है। तो जानवी कपूर की नाक और हानिया आमिर की डिंपल्स, इसके डिमांड सबसे ज्यादा आती है। तो रियलिटी में ऐसा कुछ होता है कि प्लास्टिक सर्जरी से कंप्लीट चेहरा बदल जाता है? सारी बोन्स को ब्रेक करके एक नया बोन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब वो जाके बनेगा, जो कि इम्पॉसिबल है और बहुत ही डेंजरस है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि कभी भी आप जैसे किसी का फेस एकदम से चेंज कर लें। और फिल्मों में तो ये भी दिखाया जाता है कि जैसे ही किसी हीरो या किसी विलेन की बैंडेज खोली जाती है तो एकदम से उसका चेहरा एकदम से क्लीन चमकता हुआ दिखाई देता है, जबकि रियलिटी के अंदर स्कार्स को हील होने में वीक्स और कभी कभी मंथ्स भी लगते हैं। बहुत सारी ब्रूजिंग होती है, बहुत सारी स्वेलिंग होती है, खून भरी मांग करके। उसके अंदर भी दिखाया है कि उनकी जो क्रोकोडाइल का टैंक करता है, उसके बाद वो उनके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग होती है और उनकी फेस। अब अगर इसको अच्छे से ध्यान दे, एज ए डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो उनकी प्रीवियस जो उनकी इमेज दिखाई है, जो पहले की, वो भी हाईली मेकअप से बनाई गई है, क्योंकि वो भी ट्रू रेखा जी नहीं है, और जो पोस्ट दिखाई गई है वो भी मेकअप के साथ ही दिखाई गई है। किसी भी कारणवश जल गया है, फेस बर्न हो गया है, तो क्या इसमें भी प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है? बर्न्स के कारण कोई एक पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो गया है तो उस पार्ट को हम रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी का लिप डैमेज हो गया तो हम लिप को रिक्रिएट कर सकते हैं, किसी का नोज खराब हो गया तो फोरहेड से एक टिश्यू लेके हम फ्लैप लेके उसकी नोज को रिक्रिएट कर सकते हैं। और अगर किसी को नॉर्मल वुंड है, जख्म है, तो उसको भी क्लीन किया जाता है। तो आपको पता है इंडिया में हर साल लाखों लोग एक्सीडेंट्स की वजह से, कई बार एसिड अटैक की वजह से, या कुछ ऐसे उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वो प्लास्टिक सर्जरी का जो ऑप्शन है वो चूज करते हैं। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुनते ही आपके मन में बॉलीवुड की वो एक मूवी दिमाग में जरूर आ रही होगी जिसमें किसी का एक्सीडेंट हुआ, प्लास्टिक सर्जरी हुई, उसके बाद उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। मतलब पहले कोई और एक्टर या एक्ट्रेसेस होती थी और चेहरा बदलने के बाद, यानी प्लास्टिक सर्जरी के बाद, वो दूसरी हो जाती हैं। बट रियलिटी में कुछ ऐसा होता है कि प्लास्टिक सर्जरी से फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसके अराउंड में मिथ्स क्या क्या हैं, इसके अलावा कौन से लोग हैं जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हैं, क्यों कराई जाती है प्लास्टिक सर्जरी, कैसे कराई जा सकती है, साथ ही आप करेक्ट प्लास्टिक सर्जन कैसे चुने, इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में मिलेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश आनंद, जो कि सीनियर प्लास्टिक सर्जन है, डायरेक्टर और फाउंडर सेंटर फॉर एस्थेटिक्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हर एक डिटेल पहुंचा सके, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में ज्यादातर लोग बातचीत नहीं करते हैं। वेरी अनकॉमन टॉपिक, लेकिन आई थिंक इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस होनी जरूरी है, क्योंकि मिथ्स भी बहुत ज्यादा है इसके अराउंड में। तो हम अभी बातचीत भी कर रहे थे, जैसे कि हमने सिनेमा का एग्जाम्पल दिया, फिल्मों का एग्जाम्पल दिया, कि हम लोग फिल्म्स में देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है, प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, एक्टर या एक्ट्रेस पूरी तरीके से बदल, मतलब अगर पहले वो सुनील शेट्टी होगा तो चेंज होने के बाद सलमान खान हो जाएंगे। तो रियलिटी में ऐसा कुछ होता है कि प्लास्टिक सर्जरी से कंप्लीट चेहरा बदल जाता है? ये क्लासिकल फिल्मी झूठ है जो कि पॉसिबल नहीं होता। कभी भी किसी का भी
जो फेस की जो अपीयरेंस है वो उसके स्किन और टिश्यू से डिटरमाइन होती है, वो उसके बोनी स्ट्रक्चर से बनती है। तो किसी भी फेस को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए किसी भी कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जन को उसके फेस की सारी बोन्स को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, मतलब सारी बोन्स को ब्रेक करके एक नया बोनी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब वो जाके बनेगा, जो कि इम्पॉसिबल है और बहुत ही डेंजरस है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि कभी भी आप जैसे किसी का फेस एकदम से चेंज कर लें। और फिल्मों में तो ये भी दिखाया जाता है कि जैसे ही किसी हीरो या किसी विलेन की बैंडेज खोली जाती है तो एकदम से उसका चेहरा एकदम से क्लीन चमकता हुआ दिखाई देता है, जबकि रियलिटी के अंदर स्कार्स को हील होने में वीक्स और कभी-कभी मंथ्स भी लगते हैं। बहुत सारी ब्रूजिंग होती है, बहुत सारी स्वेलिंग होती है, तो ऐसा नहीं दिखाया जाता। फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आप अगर प्रैक्टिकल बात करो फिल्मों में, तो प्लास्टिक सर्जरी से तो चेहरा चेंज वो एक अलग चीज दिखाते हैं, लेकिन आप एक्टर और एक्ट्रेस पूरी तरह से बदल दे रहे हो, तो आपका तो बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, आपकी हाइट भी चेंज हो गई, उन सब पे तो कोई बात ही नहीं करता, सिर्फ चेहरा बदल दिया, वो हीरो हीरोइन बदल दिया। बट ओवरऑल सारी चीजों पर आई थिंक बातचीत करनी बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट सिर्फ हाइट ही नहीं, उनकी आवाज भी बदल जाती है, बट प्लास्टिक सर्जरी से वोकल कॉर्ड में कोई चेंजेस नहीं आता, बात करने का तरीका, चलने का ढंग, वो सब चीजें नहीं बदलती हैं। जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत ही है। बहुत सारी बहुत फेमस कई मूवीज हैं, हिंदी की भी हैं, इंग्लिश की भी हैं, जैसे एक फेस ऑफ करके मूवी आई थी जिसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं, निकोलस केज और जॉन ट्रेवोल्टा। अगर उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल टोटली बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सबको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो वो इम्पॉसिबल है। उसमें ऐसा दिखाया गया कि फेस की स्किन को काट के निकाल के एक अलग से बॉक्स में रख रहे हैं, एक कंटेनर में डाल रहे हैं, बट जबकि नॉर्मल स्किन हमारी इस तरह से नहीं होती। हमारी स्किन पूरी एनग्रेव्ड है हमारी मसल के साथ, हम उसको मास्क की तरह सेपरेट करके नहीं निकाल सकते। तो बहुत सारी चीजें दिखाई, तो उसमें हीलिंग प्रोसेस से दिखाया जाता है कि 2 दिन के अंदर प्रॉपर हील हो गया, जबकि हीलिंग होने में वीक्स टू मंथ्स लग जाते हैं। और ऐसे ही आई थिंक बॉलीवुड की भी एक मूवी है बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम की, बहुत सारी हैं, जिसमें भी ऐसे दिखाता है, मतलब जॉन अब्राहम, और उसमें तो डॉक्टर आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरी मूवी में जॉन अब्राहम ने कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई है। कि मेरी बीवी को पहले मैं ऐसा पसंद था तो चेहरा बदलवा लिया, फिर बीवी की याददाश्त वापस आ जाती है तो फिर चेहरा बदलवा लिया, फिर बीवी भूल गई तो फिर चेहरा बदलवा लिया। तो प्रैक्टिकल है कि एक लाइफ में इंसान 2-3-4 बार प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पुरानी एक फिल्म है रेखा जी की है, खून भरी मांग करके, उसके अंदर भी दिखाया है कि उनकी जो क्रोकोडाइल का अटैक करता है, उसके बाद वो उनके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग होती है और उनकी फेस। अब अगर इसको अच्छे से ध्यान दे, एज ए डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो उनकी प्रीवियस जो उनकी इमेज दिखाई है जो पहले की, वो भी हाईली मेकअप से बनाई गई है, क्योंकि वो भी ट्रू रेखा जी नहीं है, और जो पोज दिखाई गई है वो भी मेकअप के साथ ही दिखाई गई है। तो ये दोनों कन्वर्जन जो है वो दोनों ही फेक था उसके अंदर, प्रीवियस वाला भी और आफ्टर सर्जरी वाला भी। तो ये पॉसिबल नहीं है। बट एटलीस्ट इसमें रेखा को रेखा ही दिखाया है, एटलीस्ट चेंज नहीं करके, चेंज मतलब हीरोइन नहीं बदल दी है, तो ये एक मान सकते हैं कि चलो प्लास्टिक सर्जरी एक ही इंसान पर हो सकती है, उसको ब्यूटीफाई कर सकती है। आई एग्री। जो कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी जो ब्रांच है, उसका पर्पस ही है कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, किसी भी मेल या फीमेल को, उसके नॉर्मल फीचर्स को एनहांस कर देना, ब्यूटीफाई कर देना। तो ऐसे में जैसे इंडिया में जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि चेहरा भी खराब हो जाता है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं आपके पास आते हैं प्लास्टिक सर्जरी के ऑप्शंस को? हाँ, बहुत कॉमनली पेशेंट्स आते हैं। एक तो फेशियल इंजरीज के पेशेंट आते हैं जिनको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और फेस की बोन्स की बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए हैं, तो उनकी बोन्स को वापस अलाइन किया जाता है, उन फ्रैक्चर्स को फिक्स किया जाता है प्लेटिंग के द्वारा। उसके साथ साथ उनके टिश्यूज बहुत ज्यादा कट जाते हैं, लैसरेट हो गए, तो उसको वापस स्टिच किया जाता है। अगर किसी का टिश्यू कोई लॉस हो गया तो उस टिश्यू को भी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से लेकर वहां पर बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका मीनिंग यही है कि प्लास्टिकोस वर्ड से बना है। प्लास्टिकोस का मतलब होता है कि टू मोल्ड करना, जबकि लोग इसे बहुत गलत तरीके से समझते हैं। उनको लगता है प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि कुछ प्लास्टिक जैसी चीज इसमें यूज हो रही है, जो कि कुछ ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी इम्प्लांट के बारे में बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि हम इसको मोल्ड कर रहे हैं, तो हम आपके ही नॉर्मल टिश्यू से उसको करते हैं। ना सिर्फ ट्रॉमा के साथ, अगर किसी को कंजेंटल डिफॉर्मिटी है या बर्न हो गया है या कोई और इंजरी भी हो गई है, तो उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी का बहुत रोल है। हम वुंड्स को हील करने के लिए, कवर करने के लिए इसको यूज करते हैं। अगर बच्चों में कोई कंजेंटल डिफॉर्मिटी है, जैसे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, अगर तालू या लिप कटा हुआ है, तो उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी का यूज है। तो बहुत सारी चीजों में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत रोल है। आपने जैसे डॉक्टर कहा कि बहुत सारी चीजों के लिए भी लोग आते हैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए, सिर्फ एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं। अगर किसी का चेहरा किसी भी कारणवश जल गया है, फेस बर्न हो गया है, तो क्या इसमें भी प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अगर फेस बर्न हो चुका है और इनिशियल स्टेजेस के अंदर है, जब बर्न वाली स्टेज है, तो उसके अंदर हम नॉर्मली उस बर्न के वुंड को हील होने का अलाउ करते हैं। और लगता है कि वहाँ हील ही नहीं है, स्किन का लॉस हो चुका है, तो वहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग से उससे कवर किया जा सकता है।
और लेटर ऑन उसको और बेटर कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं, जिसमें हम कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रिंसिपल्स मतलब लेजर्स या कुछ और पीआरपी या केमिकल पील वगैरह करके उसकी ओवरऑल अपीयरेंस को भी बेटर कर सकते हैं। ओके, और ऐसे ही अगर किसी को मतलब कुछ एसिड अटैक सर्वाइवल्स वगैरह होती हैं या किसी कारणवश अगर किसी गलती से किसी के ऊपर एसिड गिर गया है, तो क्या ऐसे में भी प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती बिल्कुल है? की जा सकती है प्लास्टिक सर्जरी। इनफेक्ट प्लास्टिक सर्जरी ऐसे केसेस में बहुत कारगर होती है, हम्म, स्पेशली अगर किसी का बर्न्स के कारण कोई एक पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो गया है तो उस पार्ट को हम रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी का लिप डैमेज हो गया तो हम लिप को रिक्रिएट कर सकते हैं, किसी का नोज खराब हो गया तो फोरहेड से एक टिश्यू लेके हम फ्लैप लेके उसकी नोज को रिक्रिएट कर सकते हैं। और अगर किसी को नॉर्मल वुंड है, जख्म है, तो उसको भी क्लीन किया जा सकता है। तो जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका केमिकल बर्न्स के कारण जितनी भी इंजरी है उनमें बहुत ही अच्छा रोल है। ठीक है, तो ऐसे और कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं या दिक्कतें हैं जिनमें प्लास्टिक सर्जरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है? प्लास्टिक सर्जरी अगर बात की जाए कि जो सबसे कॉमनेस्ट तो जो ट्रॉमा के केस होते हैं, चोट लगने के कारण, इंजरी के कारण जितने भी केस होते हैं उसमें इसका रोल है। प्लास्टिक सर्जरी मैक्सिलोफेशियल इंजरी जो मतलब चोट लगने के कारण जो आपके बोनी फ्रैक्चर्स हो गए हैं, आपके फेशियल फ्रैक्चर्स हैं, उनमें इसका काम रहता है। कंजेंटल बर्थ डिफेक्ट की बचपन से जो पैदाइशी डिफेक्ट है बच्चों में, क्लेफ्ट लिप पे पैलेट होना या उनके फिंगर्स चिपके होना, जिसे हम वेब्ड फिंगर या सिंडिकली कहते हैं, जिसके कारण उनके फिंगर्स की ग्रोथ नहीं होती, उसको हम करते हैं। बर्न्स के बाद जो डिफॉर्मिटीज बन जाती है जिसमें कंट्रैक्शंस हो जाते हैं, मतलब स्किन जो है आपकी श्रिंक कर गई है और आपके एल्बो आपके हाथ से चिपक गया या आपके ये चीज़ आपके चिपक सकता है, नेक चिपक सकती है आपके चेस्ट के साथ, तो आप खाना नहीं खा सकते। तो उन सब चीज़ों के रिलीज में भी प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा रोल है। तो प्लास्टिक सर्जरी हम हेड टू टो अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ों के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाती है जिसमें मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, बट जिस हिसाब से हम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुनते हैं तो हमें सिर्फ एक कॉस्मेटिक चीज़ें ही समझ में आती है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो चलो प्लास्टिक सर्जरी करा लिया, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी जो है आपने जैसे कहा कि मेडिकल जो कंडीशन है उनको भी सही करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी जो है वो यूज़ की जाती है। ऐसे में डॉक्टर एक क्लासिकल जो एग्जाम्पल हमेशा सबके दिमाग में आता है वो माइकल जैक्सन का आता है कि प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने बहुत सारा करवाया हुआ था, 50 से ज़्यादा सर्जरी कराई तो चेहरा खराब कर लिया, फिर उनके चेहरे में ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो इस वजह से वो मर गए या जो भी उनके साथ चीज़ें होती थी। तो हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को ज़रा बताएं कि माइकल जैक्सन के साथ एग्जैक्टली क्या हुई थी चीज़ें, उन्होंने क्या सच में 50 से ज़्यादा सर्जरीज कराई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी, और प्लास्टिक सर्जरी के कारण क्या मौत भी हो सकती है? प्लास्टिक सर्जरी जो माइकल जैक्सन से रिलेटेड जो प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको मैं आज बस करने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ उसमें एक्चुअली हुआ क्या था। जो माइकल जैक्सन है उसकी 2-3 प्रॉब्लम थी। पहली तो सबसे ज्यादा लोग उसे बोलते हैं कि उसने स्किन वाइटनिंग करवाई थी, अपनी पूरी बॉडी की स्किन वाइटनिंग की थी। दूसरा, उसने अपने आप को अपनी एथनिसिटी को चेंज करने की कोशिश की थी, मतलब कॉकेशियन की तरफ उसने एथनिसिटी चेंज की थी। नोज पे काफी काम किया था, पूरी स्किन को वाइट किया था, अपने बालों के अपीयरेंस को चेंज किया था, अपनी बॉडी के अपीयरेंस को चेंज किया था। तो इन सब के अंदर मैं आप सीक्वेंस से बताता हूँ कैसे कैसे होता है। उसने अपनी स्किन वाइटनिंग नहीं की थी। माइकल जैक्सन को एक डिजीज थी, एक प्रॉब्लम थी जिसको विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो और लूपस, दो प्रॉब्लम होती है। विटिलिगो के अंदर हमारी स्किन के अंदर व्हाइट पैचेस बनते हैं, सफेद दाग जिसे बोलते हैं, और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब ये डिजीज बढ़ती है। माइकल जैक्सन के साथ भी एक स्टेज में ऐसे ही लगा था कि विटिलिगो के पैचेस उसके पूरे बॉडी के अंदर बढ़ने लग गए थे, और उस पैचेस को कवर करने के लिए उसे उन जगहों पे डार्क मेकअप करना पड़ता था, क्योंकि वो बेसिकली डार्क था। तो उस डार्क मेकअप करते थे, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर इस एक्सटेंट तक डार्क मेकअप करना एक लेवल पे आके बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसी को उनकी ही कंट्री के डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिक्वेस्ट किया था कि आप ये क्रीम जो लगा सकते हो, एक यूएस एफडीए अप्रूव्ड क्रीम है, उस क्रीम से उस एरिया को हम लाइटन कर सकते हैं। तो बचे हुए डार्क एरिया को उसने लाइटनिंग को करने की कोशिश की थी, इसलिए वो पूरा उसकी बॉडी जो इस तरह की दिखाई दी थी। उसने अपने आप को स्किन वाइटनिंग करने के लिए कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स नहीं ली थी। ये सच में एक डिजीज थी जिससे वो सफर कर रहा था बहुत सालों से, और इसके लिए उसने कुछ सॉल्यूशंस अपने आप ढूंढी थी। दूसरा कि उसके बालों के बारे में बोला जाता है कि उसने बालों की अपीयरेंस को भी चेंज की थी। तो एक पेप्सी की एड के ड्यूरेशन के टाइम में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका स्कैल्प पूरा बर्न हो गया था। स्कैल्प बर्न होने के बाद उसकी कई स्कैल्प की भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई थी, और वो उसके लिए हेयर पैच भी यूज करता था। तीसरी उसकी बात आती है इसकी नोज की अपीयरेंस। अब क्योंकि उसे लूपस डिजीज थी, लूपस डिजीज के अंदर नोज के अंदर जो हमारी एक सॉफ्ट बोन होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय होती है। तो उसके करेक्ट करने के लिए भी उन्होंने रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराई थी, और उसने वो सर्जरी कई बार कराई, टचअप भी कई बार उसने लिया उस सर्जरी के लिए। तो इसलिए उसकी नोज की, अब क्योंकि बार बार अगर सर्जरी हम कराते हैं तो उसका भी रिजल्ट थोड़ा खराब होने लग जाता है। मतलब एक ऐसी स्टेज आती है जब आपको उतने रिटर्न नहीं मिलते बार बार से चीजों को करने से जितना मिलना चाहिए फर्स्ट सर्जरी में। तो उसकी नोज की अपीयरेंस भी थोड़ा सा चेंज हुई उसके अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो माइकल जैक्सन ने किए। और
50 सर्जरी तो कुछ ओवर स्पेकुलेशन है, ओवर ज्यादा बोलते लोग, सेंसेशनलाइजेशन है, हाँ। मतलब कि इतना नहीं हुआ उसने किया, बट 10 से 12 सर्जरी आप क्लेम कर सकते हैं। माइकल जैक्सन ने खुद जो क्लेम किया है, दो कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हमेशा बोला है। एक तो नोज की सर्जरी से राइनोप्लास्टी कहते हैं, और उसने अपनी एक चिन में एक डिंपल क्रिएट करा था जिसे क्लेफ्ट बोलते हैं, तो वो सर्जरीज के बारे में बोला था। बट जो उसके डॉक्टर हैं, उन्होंने जब एट द टाइम ऑफ डेथ जब उसकी ऑटोप्सी हुई तो काफी स्कार और नोटिस किए गए, कान के पीछे, आईब्रो के ऊपर, नोज के अंदर, तो उसने शायद 1-2 सर्जरीज एक्स्ट्रा और कराई हो, जिसको हम ब्लेफरोप्लास्टी या आईलिड लिफ्ट सर्जरी बोलते हैं, वो कराएंगे। इसके अलावा उसने बहुत सारी नॉन कॉस्मेटिक, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कराई थी, जिसमें टैटू होता है, जिसमें आप लिप को अपने पिंक करने के लिए आप कॉस्मेटिक टैटूइंग करा सकते हो। अच्छा। आईब्रो के ऊपर आप कलर करने के लिए आप करा सकते हो। तो ये सब को भी लोगों ने शायद सर्जिकल फॉर्म में देखा है, जोड़ दिया तो था। 50 सर्जरी कहना तो गलत होगा, बट 10-12 सर्जरी जिसमें टचअप भी इंक्लूडेड है। सर्जरी एक बार कराने के बाद दोबारा उसमें टचअप किया गया, उसमें भी इंक्लूड है, तो 10 से 12 सर्जरी शायद उस केसेस में हो सकती है। बट वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेजॉरिटी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी थी और कुछ उसमें है कॉस्मेटिक पार्ट। आप लोग फिर जो माइकल जैक्सन की सर्जिकल का जो एग्जाम्पल है, जो भी चीजें हैं, इससे आप लोग क्या टेक अवे लेते हो कि मतलब इस तरह की सर्जरी अगर बार बार कराई जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? इसमें एज ए डॉक्टर हम 2-3 तरह के हमारे कॉन्सेप्ट हैं। एक तो हम लोगों को ये बोलते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे माइकल जैक्सन के केस में भी ये कहा जाता है कि शायद उनको बीडीडी भी था, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी था। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक वो कंडीशन होती है जिसमें आप अपनी नॉर्मल बॉडी के अंदर कुछ एक ऐसे फ्लॉज को परसीव करते रहते हो जो आपकी बॉडी में नहीं है। मतलब आपको अपनी बॉडी में कुछ पार्ट्स सही नहीं लगते हैं, आप चाहते हैं कि उनको बेटर कर दिया जाए, बेटर कर दिया जाए, बेटर कर दिया जाए। तो ये साइकोलॉजिकल ये साइकोलॉजिकल इशू है कि मेंटल हम्म। इश्यूज होता है, इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास पेशेंट आते हैं बीडीडी के, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और हम रिकॉग्नाइज भी ऐसे करते हैं कि पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट हमारे पास आया और एक सेलिब्रिटी की पिक्चर लेके आया है कि मुझे ऐसी नोज ऐसे चाहिए जी। या मुझे ऐसे एब्स चाहिए या ऐसी बॉडी चाहिए, तो वो हमारे लिए रेड फ्लैग होता है कि मोस्ट प्रोबब्ली ये बीडीडी से सफर कर रहा है, या उस पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री होती है कि उसने मल्टीपल सर्जरीज कराई गई हैं इसी चीज के लिए और वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो और बेटर करना चाहता है उसको। अच्छा। तब भी हमें समझ आता है कि रेड फ्लैग है, ये पेशेंट बीडीडी से सफर कर रहा है, और हम उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं काउंसलिंग के लिए। तो माइकल जैक्सन के केस में भी शायद ये था। दूसरा, अब जब ये बार बार कहीं माइकल जैक्सन की सर्जरी के लिए करा रहे, तो बहुत सारे रेप्यूटेड सर्जन्स ने सर्जरी करने के लिए मना कर दिया था उसे, बट फिर भी उसने किसी ना किसी डॉक्टर को ढूंढ लिया एट अ हायर फीस या कैसे भी करके। तो एज ए डॉक्टर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट के टुवर्ड्स की हमें, अगर पेशेंट बार बार सर्जरी करने के लिए कह रहा है और हमें लग रहा है कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, ये नेचुरल चीज नहीं है, तो हमें उस सर्जरी के लिए टोटली रिफ्यूज कर देना चाहिए और उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना चाहिए। बार बार सर्जरी कराने से आप किसी भी बॉडी पार्ट के, जैसे माइकल जैक्सन केस में उसकी नोज का कार्टिलेज ही डिस्ट्रॉय होगा, इसलिए अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ गई कि उसकी नोज की कोई शेप ही नहीं रहेगी, नोज पूरा उसका कोलैप्स हो गया उसका। और ब्रीदिंग इश्यूज भी होते हैं उस समय बार बार अगर हम सर्जरी कराते हैं, क्योंकि इंटरनल स्कारिंग बहुत हो जाती है, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएंगे, तो आपको सारी अपीयरेंस के साथ साथ फंक्शनल इश्यूज भी आने लग जाते हैं। ये सारी तो प्रॉब्लम ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल सर्जरीज करने के लिए किसी भी पॉइंट पे। और अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी है, अगर आपको टचअप भी करना है, तो एटलीस्ट 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स का एक वेटिंग पीरियड है, उसके बाद डॉक्टर के सजेशन से ही आपको करना चाहिए। आपने डॉक्टर जैसे यहाँ पे कहा कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास सेलिब्रिटी की पिक्चर्स लेकर के आते हैं या कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस लेकर के आते हैं जिसको देख करके आप लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ इनको शायद कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपने यहाँ 2-3 चीजें मेंशन की कि इस सेलिब्रिटी जैसा फेस चाहिए, हेयर चाहिए, या लिप्स चाहिए, या एब्स चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एब्स भी प्लास्टिक सर्जरी से बनाया जा सकता है? कॉस्मेटिक सर्जरी से 6 पैक्स एब का क्रिएशन पॉसिबल है और वो रूटीनली किया भी जाता है, बट उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं कि पेशेंट का जो नॉर्मल बॉडी फैट परसेंटेज है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप ओबीस हैं, बहुत ज्यादा फैटी हैं, तो आप एब्स उसमें नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि बहुत अननेचुरल लगेंगी। बट अगर कोई अच्छा खासा जिम गोइंग है और बॉडी अच्छी फिजिक है, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट है, बट वो एब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हम डेफिनेटली हेल्प करते हैं और एब्स क्रिएट की जा सकती हैं। विद इन 3 आवर्स आपको एब दी जा सकती है। 3 घंटे में एब्स मिल सकते हैं। तो ये जो सेलिब्रिटीज वगैरह हैं कि इतनी जल्दी जल्दी अपने मूवीज के लिए अपना फिजिकल अपीयरेंस इतना चेंज कर लेते हैं कि कभी मोटे हो गए, किसी के लिए पतले हो गए, या तुरंत एकदम फिट बॉडी बना ली, तो होता है इनमें कि वो लोग भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी का भी रोल होता है, उनकी लाइफस्टाइल का भी रोल होता है। ये नॉर्मली लोग डाइटिंग भी बहुत करते हैं, एक्सरसाइज का बहुत रोल होता है। इनके लिए पास डेडिकेटेड ट्रेनर्स हैं, डेडिकेटेड डाइटिशियन हैं जो इस चीज के लिए इनमें हेल्प करते हैं, प्लस साथ साथ थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक सर्जरी का भी रोल होता है। इनफैक्ट हम भी अभी देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, तो हमें देख के भी समझ आता है कि इनके एप्स जो दिख रहे हैं वो फेक हैं, मतलब क्रिएटेड एप्स हैं, या सच में जिम में बनाए गए हैं, या किसी कॉस्मेटिक सर्जरी ने
अच्छा, आप लोग देख करके बता सकते हैं। वो इस तरह से पता चलता है कि अगर एप्स आपके दिख रहे हैं तो अगर आपके साइड की एरियाज के अंदर थोड़ा बहुत भी फैट दिखाई दे रहा है तो यूजली ये समझ आ जाता है कि ये आपने फेक क्रिएट किया गया या आपने नॉर्मल आपकी जिम की लेबर से नहीं बनाई वाली। तो एज ए कॉस्मेटिक सर्जन हमें ये समझ आता है ये किस तरह से बना है। बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनके भी पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल होते हैं कि उनकी जो रिब्स हैं वो एकदम अजीब दिख रही हैं या पेट एकदम बहुत अंदर दिख रहा है या थोड़ा सा अलग ही ऐसा अपीयरेंस दिखाई दे रहा है कि विच इज नॉट लुकिंग नेचुरल। तो क्या उनमें भी होता है चांसेस कि हो सकता है उन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी कराई हो? वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है जिसमें आपको वेस्ट की नैरोइंग के लिए, वेस्ट की कंटूरिंग के लिए रिब रिमूवल का यूज किया जाता है। और हमारे इंडिया में भी कुछ सेलिब्रिटीज ने वो रिब रिमूवल प्रोसीजर कराया हुआ है जिसके कारण से आपको उनकी वेस्ट इतनी ज्यादा सिंच्ड और इतनी ज्यादा कंटूर्ड लगती है। ओके, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आपको क्या लगता है इंडिया में इस तरह की चीजें क्यों बढ़ रही हैं? आउट ऑफ बॉडी इश्यूज, बॉडी इमेज इश्यूज, या फिर दूसरे लोगों को देख करके ज्यादा कि अच्छा वो ऐसे दिख रहा है तो हमें भी ऐसे देखना है तो चलो करा लेते हैं? आजकल क्योंकि लोग पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए भी बहुत अवेयर हो गए हैं, बहुत एक्सरसाइज के अंदर आ गए क्योंकि कोविड के टाइम में उनको एक समझ आ गई बात कि हमारी हेल्थ ही जो है वो हमारे साथ रहने वाली है, ये करेगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत जिमिंग कर रहे हैं और वो अपने आप को उस लेवल ऑफ उस पे लेके आ गए, मतलब उन्होंने वो लेवल ऑफ हेल्थ अचीव कर लिया है जिसपे वो चाहते हैं कि हम आगे लेके आए। तो इसीलिए वो हमारे पास ऐसी इमेजेस लेके आते हैं कि हमने इतना अचीव कर लिया है, अब इसके आगे का पुश अगर आप हमें दे सको तो आप बहुत पॉसिबल है और ये कॉस्मेटिक्स है जिससे पॉसिबल है। तो लोग जो आपके पास इस तरह की पिक्चर्स वगैरह लेकर कहते हैं, इज इट पॉसिबल कि इस सेलिब्रिटी की फोटो हम दिखा रहे हैं तो इसके जैसी होठ, नाक या चेहरा हो जाएगा exactly वैसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल 100% वैसा कि नहीं जाता, बट उसके आसपास पॉसिबल होता है। अगर पेशेंट कोई ऐसी लेके आ रहा है नोज की जिसमें हमें लगता है कि उसका नॉर्मल फेशियल प्रोफाइल ऐसा है, अगर कोई जानवी कपूर की पिक्चर लेके आ रहा है और उस पेशेंट का फेशियल प्रोफाइल भी जानवी कपूर जैसा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी जानवी कपूर जैसा है और नोज का स्ट्रक्चर भी उससे ज्यादा मैच करता है, तो उसके आसपास पहुंचना संभव होता है। बट एग्जैक्टली हम नहीं बोलते कि बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। बट अगर कोई पेशेंट ऐसी एक पिक्चर लेके आ रहा है और उसकी नोज का स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, तब हम उसको सीधा मना करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कौन से सेलिब्रिटी की फोटो ज्यादा लेकर के आते हैं आपके पास? सभी सेलिब्रिटीज की लेके आते हैं, जानवी कपूर की नोज की लेके आते हैं, सब पेशेंट्स अलग अलग करते हैं। डिम्पल, मैंने रिसेंटली एक डिम्पल क्रिएशन किया था, वो पाकिस्तानी कोई एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर जो है, उनकी डिम्पल की पिक्चर्स लेके आती और यू बिलीव मी हम ऑलमोस्ट 90% उसको अचीव कर पाए थे। हमने उस तरह के डिम्पल को क्रिएट कर दिया था क्योंकि हर तरह की एक इमेज के अंदर, हर तरह की नोज के अंदर कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एज ए डॉक्टर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इसके अंदर पॉसिबल है कि नहीं। जैसे उस लड़की के अंदर हमें मालूम था इसका डिम्पल, हानिया आमिर का डिम्पल वर्टिकल डिम्पल है। मेजॉरिटी पेशेंट सर्कुलर डिम्पल चाहते हैं या सर्कुलर डिम्पल बनाते हैं, बट उस पेशेंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे वर्टिकल डिम्पल चाहिए, तो वर्टिकल डिम्पल उसको हमने क्रिएट कर दिया। तो और वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 95% उस सेलिब्रिटी से मैच कर गया। उसका फेशियल प्रोफाइल भी उसी के जैसा था, तो उसको तो बहुत, उसको जो चाहिए था वो एग्जैक्टली मिल गया उसको। तो जानवी कपूर की नाक और हानिया आमिर के डिम्पल्स, इसके डिमांड सबसे ज्यादा आती है। ओके, अच्छा, तो ऐसे में अगर कोई बहुत ही ज्यादा वैसे एक्सपेक्टेशंस लेकर के आ रहा है जो अचीव कर पाना आप लोगों के लिए भी इम्पॉसिबल है, फिर आप उनमें कैसे काउंसलिंग करते हैं कि नहीं भैया नहीं हो पाएगा आप जो चाह रहे हो? काफी टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ लेके आते हैं। उनकी जो बॉडी की अपीयरेंस है, जो उनके फेस की जो फीचर्स है, जो उनकी एनाटॉमी है, वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको सर्जिकली वैसा कर पाए। तो हम उस पेशेंट को मना करते हैं कि आपको अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एज ए सर्जन हम सर्जिकली क्या कर सकते हैं और एज ए पेशेंट आपके अंदर एनाटॉमिकली जो चीजें प्रेजेंट है हम उसी को मोल्ड कर सकते हैं। हम कुछ नई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस बाहर से नहीं कर पाएंगे उसके लिए। कॉम्प्लेक्शन इश्यूज के साथ भी लोग आते हैं क्या कि हमें कॉम्प्लेक्शन है मतलब बहुत हम थोड़ा गोरा करा दो? हाँ, बहुत आते हैं ग्लो के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए आते हैं, ग्लो के लिए आते हैं। तो हम स्किन वाइटनिंग के लिए कभी भी प्रमोट नहीं करते और हम ये भी बोलते हैं कि आपका जो नॉर्मल स्किन का कलर, जो नॉर्मल स्किन का जो आपका वो है, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। हम आपको ओवरऑल ग्लो दे सकते हैं बट हम स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के पिगमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब चेहरा अलग ही दिखेगा, फिर बॉडी अलग दिखाई। तो इंडिया में आई थिंक जो लोग हैं मोस्टली वो फेयर स्किन से थोड़े से ऑब्सेस्ड हैं। हाँ, मतलब उनको थोड़े से नहीं, काफी ऑब्सेस्ड हैं। मतलब हाँ, सबको पता ही है, दिस इज रियलिटी कि गोरी चमड़ी है तो लोगों को वो ज्यादा पसंद आती है और जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं उनको अलग नजर से भी देखा जाता है और बहुत जज भी किया जाता है इनफैक्ट। तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर लोग आते हैं आपके पास कि हमें गोरा बना दो या हमारी स्किन वाइटनिंग कर दो, तो ऐसे लोगों का माइंडसेट फिर आपको क्या लगता है कि वो चीजें कहाँ से आ रही हैं? एक्चुअली हमारी कंट्री के अंदर ही थोड़ा सा फेयरनेस को जो है वो ऐसे माना जाता है कि फेयरनेस आपकी स्किन होगी तो आपको
मैरिज में भी इजी रहेगा, आपको सब प्रोफेशनल करियर के अंदर भी हेल्प मिलेगी, जो कि टोटली मिथ है, ऐसा है नहीं। बट लोग ऐसे लगता है कि अगर हम फेयर कॉम्प्लेक्शन होंगे तो होंगे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जितने भी हमारे पास कॉकेशियन पेशेंट आते हैं, मतलब जो फॉरेनर पेशेंट है, जिनकी स्किन प्योर व्हाइट है, जैसा कि हम चाहते हैं उनके ऐसा बनना, वो चाहते हैं हमारी जैसी स्किन, वो चाहते हैं कि हमारी जैसी स्किन ब्राउन हो जाए। अच्छा। वो हमको आके बोलते हैं कि डॉक्टर आप लोग की स्किन कितनी अच्छी है, हमारी स्किन ऐसी हो सकती है कि नहीं, बल्कि हम इंडियन चाहते हैं कि उनकी जैसी स्किन हो जाए, क्योंकि उनको समझ आती है, क्योंकि हमारी स्किन में बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। ब्राउन स्किन में बहुत एडवांटेज है, हमारी स्किन बहुत थोड़ी थिक है, तो इसलिए हमारी स्किन एजिंग कम होती है, हमारी स्किन थिक है, इसमें रिंकलिंग कम होती है, तो इसलिए हम बूढ़े थोड़ा स्लो स्पीड पे होते हैं। अगर आप कंपेयर करो 35 इयर्स एज एक इंडियन फीमेल का और 35 इयर्स एज एक कॉकेशियन फीमेल का, तो आपको वो एजिंग अपीयरेंस बहुत ज्यादा दिखाई देती है। मतलब वो 35 की एज में 45 या 50 दिखते हैं, हम 35 की एज में 35 ही दिखते हैं। तो हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पॉजिटिव हैं। कुछ हमें सिर्फ कलर का फर्क रहता है कि कलर के अंदर उनका थोड़ा व्हाइटिश कलर रहता है, हमारा ब्राउनिश कलर की तरफ जाता है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास इस तरह का आता है तो हम उसका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम सीधा मना ही करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि हम आपको ग्लो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हम स्किन व्हाइटनिंग नहीं करेंगे। स्किन व्हाइटनिंग पॉसिबल भी नहीं है कि आप पूरी बॉडी की स्किन को कलर को चेंज नहीं कर सकते। बट ये मिथ तो हमेशा से ही रहेगा, ये हम डेली हम पेशेंट से बात करते रहते हैं, उनको काउंसिल करते रहते हैं, बट फिर भी ये रिक्वेस्ट रिपीटेडली हमारे पास आती है। आजकल जैसे लोग कोरियन स्किन से थोड़ा ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, के ड्रामास देख देख करके कि हमें उनके जैसे चाहिए, और मार्केट में बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं कि ये कोरियन वाली चीजें हैं, इसमें ग्लास स्किन, कोरियन स्किन। हाँ, ग्लास स्किन, कोरियन स्किन लगाओ। तो प्लास्टिक सर्जरी के भी लोग आते हैं कि हमें ये कोरियन जैसे बिल्कुल आते हैं, बहुत रूटीनली आते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें बिल्कुल कोरियन स्किन, बट कोरियंस, अगर आप कोरियंस के लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, कोरियंस की स्किन के बारे में बात करें, या उनकी स्किन के रेजीम के बारे में बात करें, तो वो बहुत टीनेज ईयर से ही अपने फेस के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, जिसमें इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी हैं। बहुत टीनेज ईयर से वो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स लेते हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत डिफरेंट है हमारे से, उनका डाइटरी पैटर्न बहुत सारा डिफरेंट है, उनका फेशियल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। तो हमारा वैसा नहीं आ पाता, हमारी डाइटरी पैटर्न वैसा नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। तो हम पेशेंट को हमेशा समझाते हैं कि आप इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को ब्यूटीफाई करने की कोशिश कीजिए, कोरियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं कीजिए। उसमें हो क्या रहा है कि कोरियन ग्लास स्किन लेने के लिए या कोरियन टाइप के मेकअप्स लेने के लिए वो बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, जिससे उनकी अपनी एग्जिस्टिंग स्किन की क्वालिटी भी बहुत खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। करेक्ट। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जो प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह की जाती हैं, उसमें कहीं और बॉडी पार्ट का जो हिस्सा है वो कहीं और लगाया जाता है। तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि अगर किसी को जैसे होठ की सर्जरी करानी है, किसी कारणवश उनका वो जो पार्ट है वो हट गया है, तो फिर कहाँ का बॉडी ऑर्गन? नॉर्मली अगर आपका लोकल टिश्यू अवेलेबल है, मतलब अगर आपका होठ का एक पोर्शन कट गया है और आपका होठ का बाकी पोर्शन बचा हुआ, तो हम उस पोर्शन को मोबिलाइज करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि पूरा ही होठ नहीं है, पूरा होठ ही चला गया, या पूरा टंग चला गया, या पूरा फेस का एक पार्ट चला गया है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्जरी। हम किसी पाँव से या कहीं से एक फ्लैप बनाते हैं, एक वैसा पार्ट बनाते हैं, उसके सारी ब्लड वेसल नर्व्स के साथ उसको वहां से कट करके यहाँ ट्रांसफर किया जाता है, और यहाँ की नर्व्स और ब्लड वेसल के साथ उसे अटैच किया जाता है, तो उसे माइक्रो सर्जरी कहते हैं। उस जगह पर ग्राफ्ट लगा दिया जाता है। लिया ऐसी जगह से जाता है जहां पर कोई डिफॉर्मिटी ना हो, मतलब वो उस एरिया के लिए थोड़ा सा स्पेयर है, वहां से लेके उसको रिक्रिएट करते हैं, इसको माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। तो ये भी पॉसिबल होता है। तो इसमें मतलब जो एक्सपेक्टेशंस लोग लेकर के आते हैं कि एकदम चेहरा क्लीन हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा, ऐसा हो सकता है या थोड़ा बहुत? शुरुआत में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। शुरू में हमारा एम जो होता है कि हम उसको फंक्शन प्रोवाइड करें उस एरिया के लिए। फिर जब वो फंक्शन वो चिपक जाता है एरिया, वो हील हो जाता है, वो एरिया में फ्लैप एडजस्ट हो जाता है, फिर हम उसके ऊपर कॉस्मेटिक एनहांसमेंट के लिए करना शुरू करते हैं काम। बट उसको हम नियर नॉर्मल तक लेके आ सकते हैं, एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं लेके सकते, बट कोशिश ये आती है कि नियर नॉर्मल आ जाए। इसके अलावा डॉक्टर जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह है, इसके भी सर्जरीज में प्लास्टिक सर्जरी का होता है रोल? ब्रेस्ट कैंसर में जैसे नॉर्मली जब भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है और थोड़ा सा भी अगर एडवांस स्टेज पे है, तो ब्रेस्ट को रिमूवल किया जाता है, या तो ब्रेस्ट को पार्शियल रिमूवल किया जाता है, मतलब थोड़े से पार्ट को, या कंप्लीट ब्रेस्ट को रिमूवल किया जाता है। दोनों ही केसेस के अंदर इमीडिएट ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है, जिसमें आपकी एक बैक की जो एक मसल होती है, जिसे हम लैटिसमस डोर्साई मसल कहते हैं, उससे हम रिक्रिएट कर देते हैं पूरी ब्रेस्ट को। या फिर हम इमीडिएटली, अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन हुई है और ब्रेस्ट का कुछ पोर्शन निकाल दिया गया है, तो ब्रेस्ट इम्प्लांट भी किया जा सकता है। तो दोनों तरीके से पॉसिबल है। ओके। इसके अलावा वेट लॉस के लिए लाइपोसक्शन भी आई थिंक आजकल काफी ज्यादा कॉमन होते जा रहा है, तो ये भी किया जाता है? हाँ, बहुत सारे पेशेंट आते हैं लाइपोसक्शन के लिए, बट लाइपोसक्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि लाइपोसक्शन जो है एक वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है, वो एक बॉडी शेपिंग या बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है। अच्छा। जो भी उसमें वेट लॉस होता है वो उसका एक एडिशनल बाय प्रोडक्ट है, वो उसका एम नहीं है। क्योंकि अगर हम समझे तो जो फैट जो होता है वो एक कॉटन के जैसा है, कि वो बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बट उसका वेट कम होता है। तो अगर हम एक टमी वाले एरिया के अंदर से लगभग 2 या 3 लीटर भी अगर फैट निकाल देते हैं, तो आपकी शेप बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है, बट
एक्चुअली स्केल पे आप बहुत ज्यादा कम, वेट आपका कम नहीं होगा। तो इस तरह से लाइपोसक्शन की बहुत मतलब वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो। इंडिया के अंदर भी सबसे ज्यादा डिमांड जो है लाइपोसक्शन की है, और लाइपोसक्शन सभी बॉडी पार्ट्स का ऑलमोस्ट हमारे पास रिक्वेस्ट आती है। आर्म का लाइपोसक्शन होता है, बैक का लाइपोसक्शन होता है, आपको टमी सबसे कॉमनेस्ट एरिया है, थाई का लाइपोसक्शन होता है। तो ये सारे एरियाज में आराम से लाइपोसक्शन होता है, जिससे हम एक अच्छी बॉडी शेप दे सकते हैं। अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग लेवल एक ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा फैट नहीं है, तो प्रॉपर आपको आवर ग्लास भी मिल सकती है। ओके। और जैसे नाक के लिए मोस्टली आते हैं नोज जॉब वगैरह कराने, राइनोप्लास्टी आई थिंक बोलते हैं जिसे, तो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में भी काफी ज्यादा देखा गया है, एंड विच इज वेरी कॉमन। उनकी पुरानी फोटो और नई फोटो आप देखो तो साफ साफ ये चीज दिखाई देती है। तो ये किसी कारण की वजह से कराते हैं लोग या सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी से? जो आप सेलिब्रिटीज में बात कर रहे हैं, तो वो तो मेजॉरिटी कॉस्मेटिक रीजंस के कारण ही है, और इसलिए भी ज्यादा कराते हैं क्योंकि नोज होती है वो हमारी सेंट्रल पार्ट ऑफ फेस है। जब भी आप किसी को देखते हैं तो हमारी नजर जो है सीधा नोज और लिप्स पे जाती है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पार्ट के अंदर है। अगर नोज अगर किसी के आप बेटर कर देंगे तो आप उसका पूरा फेस चेंज कर देते हैं, मतलब आप देखने वाले को बिल्कुल नया फेस दिखाई देता है। तो ये सबसे कॉमनेस्ट इसमें रिक्वेस्ट जो आती है वो कॉस्मेटिक रीजन की आती है। बट हमारे पास दोनों तरह के पेशेंट आते हैं, कॉस्मेटिक भी और फंक्शनल भी। फंक्शनल मतलब किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है कि एक साइड से कम ब्रीदिंग आती है, दूसरी साइड से नॉर्मल ब्रीदिंग आती है। कोई बचपन में कोई चोट लग गई, गिर गए, और उस समय बोन उनकी थोड़ी बहुत अपनी जगह से हिल गई थी और उसके कारण से ब्रीदिंग पैटर्न उनका ऑल्टर्ड हो गया है। बट जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो हम फंक्शनल एस्पेक्ट और कॉस्मेटिक एस्पेक्ट दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं इन वन सर्जरी ओनली। एक ही बार में हम उनका फंक्शन को भी इंप्रूव कर देते हैं और ओवरऑल उनको हम अपीयरेंस को भी बेटर कर देते हैं। उसे सेप्टोराइनोप्लास्टी बोलते हैं, मतलब उनके अंदर के सेप्टम को भी करेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल उनकी अपीयरेंस को भी चेंज कर रहे हैं। ये बड़ी कॉमन सर्जरी है, बहुत डिमांडिंग सर्जरी है। अच्छा, अंडर आर्म्स के लिए भी कोई सर्जरी होती है क्या? क्योंकि जैसे हम सेलेब्स के देखते हैं अंडर आर्म्स वगैरह तो एकदम क्लीन, ग्लासी, ग्लोइंग होते हैं, बट रियलिटी में सबके अंडर आर्म्स ऐसे नहीं होते हैं। फिर वहां भी कहा जाता है कि शायद उन्होंने कुछ सर्जरी वगैरह अंडर आर्म डार्कनेस के लिए 2-3 कॉजेज होते हैं जो हमारे पास भी पेशेंट आते हैं या वो सेलिब्रिटीज पे कराते हैं। एक तो एक्सेसिव स्वेट है उसका रीजन, दूसरा वहां पर डार्क हेयरी रीजन होता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को लेजर हेयर रिडक्शन कराने के लिए बोलते हैं। कुछ केमिकल पील्स की जाती हैं ताकि जो वो स्किन को लाइटन कर दे। साथ ही साथ अगर एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण इसके हो रहा है तो उसके अंदर भी बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया जाता है, बोटुलिनम टॉक्सिन का, जिससे वो स्वेट ग्लैंड्स को कुछ समय के लिए वीकन कर देता है और वहां से स्वेट आना बंद हो जाता है। तो ये सारी तीनों चीजों से हम अंडर आर्म को बहुत हद तक लाइटन कर सकते हैं। हमें अगर समझना हो कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो कराने जा रहा है कोई, अगर ऑडियंस को जानना हो कि करेक्ट प्लास्टिक सर्जन कैसे चुने हम, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा है मार्केट में। बहुत सारे लोग जो हैं वो फर्जी डिग्री लेकर के भी बैठे हुए हैं, बाद में जब करा लो आप सर्जरी तो पता चलता है कि सक्सेसफुल भी नहीं हुई, चेहरा भी खराब हो गया या बॉडी पार्ट भी खराब हो गए। तो आप हमारे साथ, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इस फील्ड में, आपको सब लोग इतना जानते भी हैं, आप प्लीज बताइए कि करेक्ट प्लास्टिक सर्जन कैसे चुने, क्या डिग्रीज देखें, कैसे उनकी पहचान करें हम, सो दैट अगर कोई सर्जरी के लिए जा रहा है तो ये चीजें ध्यान में रखें। आजकल सोशल मीडिया पे कॉस्मेटिक से रिलेटेड या प्लास्टिक से रिलेटेड बहुत सारे मिस हैं। ऑलमोस्ट हर इन्फ्लुएंसर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है। आपको जिम के ट्रेनर्स बहुत ज्यादा बताते रहते हैं कि इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, बट वो सारी करेक्ट नॉलेज नहीं है। आपको जो भी, अगर आप प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, या हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोच रहे हैं, या उससे मिलती जुलती किसी भी सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि बॉडी में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, आपके फेशियल के फीचर्स में एनहांसमेंट हो जाए, तो आपको एक करेक्ट डॉक्टर को चूज करना है। और वो डॉक्टर होता है एक प्लास्टिक सर्जन, जो के पास, जिसकी पास डिग्री जो होती है वो एमसीएच होता है या फिर वो डीएनबी डिग्री के साथ होता है। तो डीएनबी या एमसीएच जो है वो एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन है। आपको उसी से आपको कंसल्ट करना चाहिए और अपनी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कराना चाहिए। इसमें बेस्ट तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले डॉक्टर से फेस टू फेस कंसल्टेशन ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको डॉक्टर के एक्सपीरियंस का पता चलता है, आपको डॉक्टर की इन डेप्थ नॉलेज के बारे में पता चलता है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जो आपको है। आपको डॉक्टर साथ ही साथ बिफोर आफ्टर पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं कि आपसे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स में हमने ऐसे किया और उसका ऐसे रिजल्ट आया, तो आपको भी थोड़ा असेसमेंट मिलता है। और ओवरऑल आपको डॉक्टर का एक्सपीरियंस भी देखना चाहिए कि एटलीस्ट 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो डॉक्टर के पास। जहां आपकी सर्जरी प्लान होने वाली है, जो भी प्रोसीजर प्लान होने वाला है, वो जगह हाइजीनिक है, क्लीन है, सर्टिफाइड है, वो जगह वहां पर सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट कॉल ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमेशा एक फेस टू फेस कंसल्टेशन है। पिक्चर्स नहीं भेजनी, उससे भी पूरा नहीं पता चलता। फोन पे बात करने से भी इतना नहीं पता चल पाएगा। इंस्टाग्राम पे भी लोग पिक्चर्स भेजते रहते हैं या कॉस्ट पूछते रहते हैं। कॉस्ट सबसे लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कौन मेरी सर्जरी करने वाला है, उसको नॉलेज है कि नहीं। कॉस्ट तो काफी बाद में आके आती है। एग्जैक्टली। तो अगर हमें जानना समझना हो कि सर्जरी होती कैसे है, प्लास्टिक सर्जरी किसी भी हिस्से की, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या पूरा प्रोसीजर होता है, पेशेंट में आप कैसे पहले से चीजें प्रिपेयर कर दे, कुछ चीजें करने की मनाही हो जाती है, सर्जरी के दिन
जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कितनी देर का होता है, थोड़ा सा वो बताइए। नॉर्मली कोई सी भी प्लास्टिक सर्जरी हो या कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी, अगर पेशेंट हमारे पास आता है और वो उसमें कराने में इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले उसका नॉर्मल एक कंसल्टेशन के बाद हम उसे बेसिक एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन देते हैं, जिसमें उसके सारे नॉर्मल फंक्शंस को चेक किया जाता है। जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट दिया जाता है, केएफटी कराया जाता है, थायराइड टेस्ट कराया जाता है, उसका ब्लड शुगर का लेवल दिया जाता है। तो एक बेसिक कुछ ब्लड टेस्ट की लिस्ट है, वो हम पेशेंट को देते हैं। एक चेस्ट एक्सरे कराया जाता है। इसको ये देखने का पर्पस ये होता है कि पेशेंट उस सर्जरी के लिए कितना फिट है, और तभी उसे एनेस्थेटिस्ट उस सर्जरी के लिए क्लियरेंस देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद अगर कोई स्मोक करता है तो हम पेशेंट को मिनिमम 2 वीक्स के लिए स्मोकिंग को बंद करने के लिए बोलते हैं। अगर कोई अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसको भी लगभग 1 से 2 हफ्ते के लिए बंद करने की कोशिश की जाती है। किसी पर्टिकुलर मेडिकेशन पे और उस मेडिकेशन को स्टॉप करना है तो उस मेडिकेशन को भी स्टॉप किया जाता है। जैसे अगर कोई डायबिटिक है तो सेम डे की मेडिकेशन उसे नहीं लेनी, थायराइड की मेडिकेशन को कंटिन्यू करना है, बीपी की मेडिकेशन कंटिन्यू करना है। तो कुछ को रोका जाता है, कुछ को चलने दिया जाता है। तो ये सब चीजें की जाती हैं। ऑन द डे ऑफ सर्जरी पेशेंट को लगभग हम 8 to 12 आवर्स के फास्टिंग पीरियड के साथ अपने सेंटर पे बुलाते हैं और इमीडिएटली उसे आईवी फ्लूइड्स दे दिए जाते हैं। वहाँ पर पेशेंट को प्रॉपर कंसेंट लिया जाता है, उसको ओटी क्लोज दी जाते हैं, सब कुछ चीजें की जाती हैं और फिर उसको ओटी के अंदर लिया जाता है। वहाँ पर एक सर्टिफाइड एनेस्थेटिस्ट हैं जो उसको एनेस्थीसिया देते हैं और फिर हम वो सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। उस सर्जरी के बाद पेशेंट वापस अपने रूम के अंदर जाता है और फिर वहाँ से 1 या 2 दिन में उसका पूरा रिकवरी पीरियड चलता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सर्जरी हमने की है। कितना टाइम लग जाता होगा फिर भी सर्जरी में? नॉर्मल अगर हम सर्जरी की बात करें, क्योंकि हम बहुत सारी वेरिएड सर्जरी करते हैं, सर्जरी की ड्यूरेशन 30 मिनट से लेकर आपका 3 to 4 आवर्स तक भी हो सकती है, अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन क्या सर्जरी करने वाले हैं। उस बट दौरान आजकल के पेशेंट का कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि बीपी फ्लक्चुएशंस वगैरह, या वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं? नॉर्मली ये सर्जरीज जो होती हैं अगर जनरल एनेस्थीसिया में की जाती हैं तो पेशेंट को प्रॉपर्ली पूरा ऑप्टिमाइज करके की जाता है। मतलब ये सारी कंडीशंस को पहले ही टैकल कर लिया जाता है, तभी पेशेंट ओटी टेबल तक आता है। ऐसे सरप्राइजेस ओटी टेबल पे नहीं लिए जाते हैं, पहले से इसको ठीक कर लिया जाता है। अगर ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हो रही है जिसमें कुछ नहीं दे रहा, तो पेशेंट को काम डाउन करने के लिए, पेशेंट को बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम साथ साथ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम आ रही थी पेशेंट एंग्जाइटी के कारण, कि पेशेंट बहुत एंग्शियस हो रहा होता है, उसको थोड़ा घबराहट हो रही होती है, डर लग रहा होता है। तो उसके कई सारे तरीके होते हैं। हम पेशेंट से कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं, हल्का म्यूजिक चलता रहता है ओटी के अंदर, हम उसके फैमिली के बारे में पूछते रहते हैं, एनेस्थीसिया को धीरे धीरे करके देते हैं ताकि एकदम से पेन ना हो। एनेस्थीसिया को धीरे धीरे बिल्ड करते रहते हैं, थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया, फिर थोड़ी देर थोड़ा और एनेस्थीसिया दे दिया। तो इस तरह से करके हम मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% पेशेंट में आराम से लोकल एनेस्थीसिया में भी सर्जरी परफॉर्म कर पाते हैं। और सर्जरी के बाद के रिकवरी का प्रोसेस कैसा रहता है? वहां भी कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं कि आप कितने दिनों तक ये चीजें नहीं कर सकता? जैसे अगर हम किसी बॉडी पार्ट के ऊपर सर्जरी कर रहे हैं, मान लीजिए टमी पे कर रहे हैं या चेस्ट पे सर्जरी कर रहे हैं, तो हम पेशेंट को कुछ समय के लिए वेट लिफ्टिंग के लिए मना करते हैं कि 4 to 6 वीक तक आपको वजन नहीं उठाना है, 1-2 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाना है। अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं लगभग, क्योंकि काफी सारे इंटरनेशनल पेशेंट भी हम करते हैं, अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं 7 से 10 दिन के बाद, तो आप हम उनको प्रॉपर एक फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट देते हैं, उनको मेडिकल असिस्टेंस का सर्टिफिकेट देते हैं, जिसमें उनको लगेज के लिए स्पेशल असिस्टेंस मिलती है, लगेज को कैबिन के अंदर रखने के लिए भी एयर होस्टेस उनकी हेल्प करती है। तो हम वो सारी चीजें भी उनको लिख के देते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। एक्सरसाइज करने के लिए भी हम बताते हैं कि 4 to 6 वीक्स तक आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिम नहीं जाना है, पहले वॉकिंग से शुरू करना है, फिर प्रोग्रेसिव वे में धीरे धीरे करके जाना है। कुछ प्रेशर गारमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है जो उनको पहनना है, तो उसका भी एक ड्यूरेशन समझाई जाती है। तो पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हम पेशेंट्स को पोस्ट सर्जरी देते हैं और उनको समझाते हुए, साथ ही साथ हमारी टीम भी उनको फॉलो करती रहती है। एवरी सेकंड या एवरी थर्ड डे हम पेशेंट को कॉल करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि आपका रिकवरी कैसे रहा है, और ये सभी पेशेंट्स में किया जाता है ऑलमोस्ट। डाइट में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक डाइट चीजें होती हैं जो रिकवरी में हेल्प करती हैं? बिल्कुल, डाइट में हेल्प की जाती है। हम बेसिक पेशेंट्स को बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, आप एक हेल्दी डाइट लीजिए। इमीडिएटली सर्जरी कराने के बाद एकदम से आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे मत चले जाइए, या वेट लॉस के लिए एकदम डाइट पे नहीं जाना। आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए टाइम देना, विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा लीजिए, जिंक लीजिए अपनी डाइट के अंदर, बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, ताकि आपको विटामिन भी आपको हीलिंग फेज के अंदर आने में हेल्प करें, आपकी रिकवरी में फास्टिंग कर दें। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद किसी भी एक पेशेंट को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि अगर सर्जरी के बाद मुझे ये चेंजेस अपनी बॉडी में दिखाई दे रही है तो दिस इज नॉट नॉर्मल? हम ये सारे रेड फ्लैग जो हैं वो हम पेशेंट के डिस्चार्ज के अंदर भी लिख के भेजते हैं, जिसको हम वार्निंग साइंस बोलते हैं। कि अगर आपको जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में सर्जरी की, अगर आपको वहां पर डिस्प्रोपोर्शनली पेन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पेन होने लग गया, तो आप इमीडिएटली हमारे पास आइए। आपको सडनली फीवर आने लग गया, आप आइए। वो बॉडी पार्ट आपको बहुत वार्म लग रहा है, तो आइए। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ स्टिचेस लगे और वहां से कुछ प्यूरिलेंट या पस किसी आ रहा है, या कुछ अगर ड्रेसिंग हो रखी है, उस ड्रेसिंग में कुछ फॉल स्मेल आ रहा है, तो इमीडिएटली आपको हमारे पास आना है, इमीडिएटली कनेक्ट करना है हमने। तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। अगर आपको ब्लीडिंग लग रहा है उस एरिया के अंदर, तो भी आपको इमीडिएटली हमारे सेंटर को कनेक्ट करना है सबसे पहले, और इमीडिएटली हम आपको हेल्प करेंगे, आपको अपने पास बुलाएंगे, हम आपके पास तक पहुंच जाएंगे। धूप का भी कुछ होता है कि सन एक्सपोजर नहीं लेना होता है? जितने भी फेस की सर्जरीज होती हैं उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि एक्सट्रीम सन एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी उस एरिया की स्किन अभी थोड़ी सॉफ्ट है, अभी इतनी मेच्योर नहीं है, हील हो रही है, तो आपको
हाइपर पिगमेंटेशन या डार्कनेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो कुछ समय हम्म। के लिए उसको बोला जाता है कि आपको सन के एक्सपोजर को अवॉइड करना है। अवॉइड करना है। अगर किसी की सर्जरी हो गई है तो ओवरऑल उनको पूरी तरीके से ठीक होने में कितना समय लगता है कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी कब से शुरू कर सकते नॉर्मल हैं? मेजॉरिटी सर्जरीज के अंदर भी अगर हम बड़ी से बड़ी सर्जरी की बात करें तो यूजुअली रिकवरी जो है वो 10 डेज से लेकर 2 वीक्स के बीच में हो जाती है और अपना नॉर्मल सारे एक्टिविटीज में जो है लगभग वो 2 वीक्स ऑनवर्ड्स आने लग जाते हैं। हम्म। तो ये नॉर्मल टाइम रहता है। और छोटी अगर सर्जरी है तो विद इन अ वीक की, जैसे लाइपोसक्शन के बाद विद 3-4 डेज के अंदर वो अपनी नॉर्मल सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। कर पाते हैं। परफेक्ट है। तो आई थिंक इस सेशन में अभी तक हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उसमें प्लास्टिक सर्जरी पर आपने हमें बहुत ही अच्छी खासी जानकारी दी है डॉक्टर। हम चाहते हैं कि अगर कुछ चीजें हमसे छूट गई हैं तो आप हमारे ऑडियंस को एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज जो है जरूर बताएं कि प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड किन चीजों का वो ध्यान में रख सकते हैं, क्या चीजें जो है वो बताती समझाती हैं। आप अपने एंड से बताना चाहेंगे उनको कि हाँ ये चीजें हैं प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड। प्लास्टिक सर्जरी में सबसे जो कॉमनेस्ट जो इंजरीज जो प्लास्टिक सर्जन एनकाउंटर करते हैं वो ट्रॉमा की बात होती है, जो फेशियल इंजरी होती है। इसमें बहुत सारे टू व्हीलर लोग चला रहे होते हैं, वो आते हैं जो बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तो उनके बारे में बोलना चाहिए कि सबको हेलमेट का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी सर्जरी में आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या आपके फेशियल फ्रैक्चर्स होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक हेलमेट पहन के रखेंगे तो आप उस इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमारा जो फेस है और जो हमारा ब्रेन है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। अगर आपने उसको प्रिजर्व कर लिया तो वो हो जाएगा। रिगार्डिंग कॉस्मेटिक सर्जरी, तो रिगार्डिंग कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप कुछ भी अपने बॉडी में एनहांसमेंट चाहते हैं, फेस में कुछ एनहांसमेंट चाहते हैं और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उससे जाके फेस टू फेस मिलिए। सिर्फ इंस्टाग्राम पे पिक्चर भेजना, व्हाट्सएप पे क्वेरी करना या उससे करना, उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एज ए डॉक्टर हम आपको पूरा एज ए होल पेशेंट देखते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन को समझते हैं, आपकी लेवल ऑफ डेडिकेशन को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि वो सच में उतना रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। तो हम आपकी उस एक्सपेक्टेशन को भी ठीक तरह से सेट करते हैं और तभी हम आपको एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और आपका भी जो भी आप चाह रहे हैं वो उस तरह से मिल पाएगा। तो ये चीज़ों को पेशेंट्स को काफ़ी ध्यान दे देना चाहिए और यही है मेन। तो कॉस्टिंग कितनी होती होगी प्लास्टिक सर्जरी की? कॉस्टिंग वेरी करती है। जैसे नॉर्मल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हैं, जिनमें ट्रॉमा के बाद हुई है, चोट लगी है, तो उनमें तो यूजुअली इंश्योरेंस क्लेम भी मिलता है। जो प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी इंश्योरेंस के अंदर नहीं आती। तो उनमें भी आज के टाइम में बहुत सर्जरी जो है बहुत इकोनॉमिकल हो गई हैं, पेशेंट्स को इजीली अफोर्ड कर पाते हैं और बहुत सारे ईएमआईज और फाइनेंसिस के ऑप्शंस भी आजकल आ गए हैं। तो ये ऐसी सर्जरी नहीं है कि सिर्फ बहुत रिच लोगों के लिए है, बहुत अमीर लोगों के लिए, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी कॉस्मेटिक सर्जरी आराम से करा पा रहे हैं और उसको कर पाते हैं। ये सर्जरी की कॉस्ट जो है डिपेंडिंग अपॉन द सर्जरी वेरी करती है। 20-30 हज़ार रुपए से लेकर आपको 2-3 लाख रुपए तक के बीच में सर्जरी वेरी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी सर्जरी है या कितनी सर्जरीज कंबाइन करके की जा रही है। ओके, तो आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस सेशन में। आपने हमें बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक एस्पेक्ट को समझाया, बतलाया। आई एम श्योर यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनवीटी लाइव। थैंक यू।